ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज हम जावास्क्रिप्ट के सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्चुअली जो है वो अराउंड, अगर मैं बात करूं तो 10 चैप्टर हमने इस वक्त बुक के पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, जिसका 9 चैप्टर पढ़े हुए हैं फ्रॉम अलर्ट टू प्रॉम्प्ट। इसको हम देखेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ आपको जो है वो कुछ और चीजें भी देखनी होंगी, क्योंकि आपको जो असाइनमेंट्स मिले हैं इस वक्त सर की तरफ से, वो आपको सिर्फ बुक्स के लिए नहीं मिले, बल्कि आपको जो है वो पोर्टल की वीडियोस के साथ भी मिले हुए हैं, ठीक है ना। मैं अपने पोर्टल पे आ गया और मैंने यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर्स देखे। इसके अंदर आपके पास जावास्क्रिप्ट के जो लेक्चर्स हैं, इस जावास्क्रिप्ट पार्ट 1, इसके अंदर आपके पास ये सारे लेक्चर्स भी आपको पढ़ने हैं। साथ साथ आपको जो असाइनमेंट इस वक्त मिला हुआ है, जो मुझे नजर आ रहा है, वो जावास्क्रिप्ट पार्ट 1 के हवाले से भी है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट या इस तरह की दूसरी चीजें मौजूद है, वेरिएबल स्ट्रिंग है, अनडिफाइंड है, नल है, ये तमाम चीजें भी आपको पता होना जरूरी। तो आपको ये पोर्टल की वीडियो देखना भी जरूरी होंगी, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखते तो जरूरी नहीं है कि बुक्स में आपको सारी चीजें मिले। कुछ चीजें आपको जो है वो पोर्टल से मिलेंगी, कुछ चीजें आपको जो है वो बुक से मिलेंगी। अच्छा, इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट पार्ट 1 नहीं पढ़ना, बल्कि आपको इसके अंदर जावास्क्रिप्ट पार्ट 2 की तरफ भी जाना है, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर आपको जो है वो ऑपरेटर्स एंड और इस तरह की चीजें मिल रही हैं, जो इफ एंड आएंगे, जो हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर शायद इंक्लूड हो रही होंगे, नेक्स्ट 20 चैप्टर्स के अंदर। तो ये दो पार्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट पार्ट 1 पार्ट 2, संडे तक कोशिश कीजिएगा आप इसको एक नजर देख लें, क्योंकि ये आपको आगे जाकर हेल्प आउट करेंगे सेशन को समझने में भी और असाइनमेंट्स के लिए भी, ठीक है। एक्सक्यूज तो मी सर। हमने बात की कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी और किस तरह से पढ़नी होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर टूल है जो कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है, विच इज VS कोड, जो कि आपको नेट से अवेलेबल मिल जाएगा। नेट में जाकर आप देखेंगे VS कोड फॉर विंडोज, तो आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ये आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पहला लिंक है यहाँ से। आप विंडोज में अगर हैं तो विंडोज के लिए आप डाउनलोड कर लें, अगर आप मैकिनटॉश यूज कर रहे हैं तो मैक के लिए आप यूज कर सकते हैं, या अगर लिनक्स के लिए तो आप उसमें इसको डीबी या फिर आरपीएम जो भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोड आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। एक मतलब जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा ये, तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जहां पर आप अपनी फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, VS कोड ही क्यों? VS कोड की फायदा आपको ये है कि आप यहाँ पर उसकी डायरेक्टरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुख्तलिफ टैब्स के अंदर जितनी फाइल्स आपको खोलनी है, आप उसमें खोल के मल्टीपल फाइलों पे एक साथ काम कर सकते हैं। तो VS कोड इसीलिए रिकमेंड किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ VS कोड करें, आप इसके अलावा कोई दूसरा एडिटर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें एटम आ जाता है हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस आता है, आप नोटपैड को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एडिटर के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सिंपली एक चीज आप लिख के देख लें, आपको कौन कौन से रिकमेंडेड आते हैं जावास्क्रिप्ट एडिटर्स। तो जावास्क्रिप्ट एडिटर्स में आपको लिस्ट ऑफ एडिटर्स मिल जाएंगे, लाइक सबलाइम टेक्स्ट बहुत पॉपुलर है, एटम बहुत पॉपुलर है, नोटपैड प्लस प्लस है। ये मुख्तलिफ किस्म के एडिटर्स है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कोड एडिटर के साथ जो है वो फिजिबल होते हैं। लेट से मैं अगर अपना काम कर रहा होता हूँ, तो मैं सबलाइन को ज्यादातर यूज करता हूँ और VS कोड को यूज कर रहा होता हूँ। ये दो एडिटर मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये मुझे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब भी आप काम करें, गूगल आपका साथी होना चाहिए, जहां से आपको चीजें मिल जाती है। लेट से चाहे वो जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स की बात कर रहे हो या किसी एडिटर की बात कर रहा हूँ, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही, वो जस्ट आप यहाँ पे लिखें गूगल के ऊपर जाकर और सर्च कर लें। लेट से मैं ये वो एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज करना चाहता हूँ, जो कि हमें बुक में नहीं मिल रहा, मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट पावर ऑपरेटर। आपको ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पे मिल जाएंगी कि किस तरह से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये आपकी एक्स्ट्रा हैबिट होनी चाहिए हर चीज के लिए, चाहे आपको चीज आती है, लेकिन अगर आप उसको गूगल करके देखेंगे तो आपको उससे रिलेटेड कुछ और चीजें मिलेंगी। जितना ज्यादा आप गूगल करने की आदत डालेंगे, उतनी ज्यादा आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बताया यहाँ पर VS कोड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स मुझे ज्यादा मिलते हैं। मैं मल्टीपल टैब्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स में एक साथ काम कर पाता हूँ, नेविगेशन मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाती है, और फिर इसको रन करना भी मेरे लिए ज्यादा इजी होता है। दूसरा, VS कोड मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को सपोर्ट भी करता है। लाइक मैं जावास्क्रिप्ट के साथ जो है वो HTML वगैरह भी जो है वो अलग फाइल में लिख सकता हूँ, मैं पाइथन का कोड भी अलग लिख सकता हूँ, मैं C# का कोड भी लिख सकता हूँ, मैं जो है वो Node.js का कोड भी इसमें लिख सकता हूँ। तो ये एडिटर वो तमाम कोड को सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई हम जो है वो नोट VS कोड या फिर सबलाइम एडिटर यूज कर रहे होते हैं।
अच्छा, अगर आप लोग को किसी को सवाल पूछना हो तो आप लोग काइंडली अपने माइक को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हमें म्यूट ही करना हो। अच्छा, सबसे पहली चीज, यहाँ पर हमने एक न्यू फाइल खोल ली जो कि अनटाइटल है। अब मेरे पास तरीके बहुत है, यहाँ पर मेरा फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है न्यू फाइल का, मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी फाइल को बना सकता हूँ। फाइल का नाम दिया .htm। मैं कंट्रोल एन करके भी एक न्यू फाइल खोल सकता हूँ और देन फिर मैं सेव करूंगा उस फाइल को और फिर मैं फाइल का नाम दूंगा और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सी फाइल बनानी है। लेट्स से फर्स्ट, तो यहाँ पर भी एक और फाइल बन गई। अच्छा, दोनों में फर्क क्या आया, जब मैंने एक न्यू फाइल खोली कंट्रोल एन के थ्रू तो मुझे फाइल को सेव करके उसकी जो है वो एक्सटेंशन बतानी पड़ेगी, मैं किस एक्सटेंशन में सेव कर रहा हूँ। और यहाँ से फायदा क्या हुआ कि मैंने जस्ट फाइल का नाम लिखा डॉट और डायरेक्टली एक्सटेंशन दे दी। तो दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं किसी भी फाइल को बनाने के लिए। फाइल को डिलीट करना है, सेलेक्ट किया, यहाँ से डायरेक्ट डिलीट करेंगे, फाइल डायरेक्ट आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये एडिटर आपको बेनिफिट आपको दे रहा है कि आप डायरेक्टली क्रिएट करके नाम दे दें, रीनेम कर दें, डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है। हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं अलर्ट का। तो मैंने एक न्यू फाइल बनाई alert.htm के नाम से एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर। जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर किया, उसने बाय डिफॉल्ट एक स्निपेट मुझे दे दिया HTML का, यानी मुझे इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो कैसे किया था हमने ये, जस्ट हमने एक्सक्लेमेशन मार्क डाला, एंटर। तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर ने पूरा स्निपेट मुझे लाकर दे दिया एक HTML का। इसमें स्लैश हेड से पहले मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ जो मैं इसमें एम्बेड करना चाह रहा हूँ, स्क्रिप्ट। जैसे मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिखा, उसने ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर इस कोड एडिटर ने उसका एंडिंग टैग भी दे दिया ताकि मैं उसको मिस ना कर जाऊं। अच्छा, स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब किसी भी HTML फाइल के अंदर जावा स्क्रिप्ट को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम किसी एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट को कॉल कर दें, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। लाइक स्क्रिप्ट लिखा, देन हमने कहा src इक्वल टू, और यहाँ पर हमने दे दिया alert.js कि अलर्ट नाम की जेएस की फाइल है वो कॉल करूं। और इसमें मैंने कोई पाथ नहीं दिया। इसका मतलब ये कि जहां पर भी मेरी alert.htm की फाइल सेव है, उसी लोकेशन पर मेरी alert.js की फाइल भी मौजूद होगी। वो फाइल कॉल करो और उस फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दो। सेकंड तरीका क्या होता है कि अगर मैं ये काम नहीं करना चाहता, ठीक है ना, तो मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया। कमेंट करने के लिए मैंने शॉर्टकट की यूज की है, कंट्रोल और जो है वो स्लैश का साइन। कंट्रोल के साथ स्लैश का साइन जब हम करते हैं इसके अंदर दिस वन, तो वो क्या करता है, आपके कोड को कमेंट करता है। अगर वो HTML में है तो HTML के कमेंट के कोड को इंक्लूड कर देगा। अगर हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट के कोड को कमेंट कर देगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं कहीं पर भी, चाहे बॉडी में हो या हेड के अंदर हो, मैं स्क्रिप्ट का टैग लिख सकता हूँ और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब बस बॉडी में आएगा तो ऑटोमेटिकली जैसे इसको स्क्रिप्ट का टैग मिलेगा वो डायरेक्टली इसको रीड करेगा। लेट्स से मैंने इधर अभी कोई एक्सटर्नल फाइल कॉल नहीं की, मैंने बॉडी के अंदर ही स्क्रिप्ट का टैग लगा और जो है वो उसके अंदर ही मैंने जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट बॉक्स डाल दिया। इसको हम चला कर देखते हैं। मैं आया यहाँ पर और अलर्ट के नाम से फाइल मेरे पास मौजूद है, मैंने इसको चलाई, इससे डायरेक्टली यहाँ पर चला दिया। क्यों चला दिया, क्योंकि मैंने बॉडी के अंदर डायरेक्टली HTML को एम्बेड कर दिया। समटाइम हम जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल को कॉल करके काम करते हैं, समटाइम हम छोटे छोटे जो काम होते हैं वो हम बॉडी के अंदर ही एम्बेड कर देते हैं ताकि हम उसके लिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखनी ना पड़े। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कॉल करनी है तो मैं SRC के थ्रू कॉल कर रहा हूँ। इसको सेव करके मैं एक अलग फाइल बनाऊंगा alert.js के नाम से और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ अलर्ट, दिस इज माय फर्स्ट अलर्ट प्रोग्राम। सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमेशा इसकी HTML फाइल रन होगी।
हमेशा फाइल जो रन होगी वो आपकी HTML होगी और वो HTML फाइल मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स को कॉल करेगी, चाहे वो फिर एम्बेडेड HTML स्क्रिप्ट हो या वो किसी एक्सटर्नल जो है वो स्क्रिप्ट का पार्ट हो। तो हमने यहाँ पर अलर्ट लिखा, अलर्ट ने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स खोल दिया, एक अलर्ट मैसेज खोल दिया हमारे पास, और उसमें जो भी हमने यहाँ पे लिखा था वो सारी चीजें इसे यहाँ पर लिख दी। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर ब्राउजर जो चल रहा है वो चल रहा है इसका ओपेरा का, तो उसका अलर्ट बॉक्स जरा डिफरेंट हो सकता है। क्रोम पे और जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो है वो उसका बॉक्स जरा डिफरेंट हो सकता है, बट ओपन इसी तरह से होगा और आपको मैसेज यही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यहाँ पे कोई सवाल? नहीं सर, इट्स क्लियर आई बिलीव। ठीक है ना, ओके। तो एक्सक्यूज मी हमने यहाँ पर सर, दो, ये सर जी दोबारा एक्सप्लेन कर दें। देखिए मैंने बहुत सिंपल सी बात कही है कि जो है वो जावास्क्रिप्ट को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं जावास्क्रिप्ट की एक अलग जो है वो फाइल बनाऊं और उसको मैं HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग के थ्रू कॉल करवा लूं, ठीक है ना, जी ये कहलाती है एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। ये मेरी जी एक अलग फाइल है जो मैं कॉल करा रहा हूँ। लेकिन सम टाइम हमें काम करने होते हैं बहुत छोटे, जैसे कि मुझे सिर्फ अलर्ट खोलना है, लाइक मुझे अपने पूरे पेज में सिर्फ अलर्ट चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं ये नहीं कर... जो छोटे छोटे काम होते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कराने होते हैं वो हम नॉर्मली एक्सटर्नल फाइल में नहीं लिखते, वो हम एम्बेड कर देते हैं ताकि डायरेक्टली वो उसी जगह पर रन हो जाए। लेट से मुझे अगर डॉक्यूमेंट में कोई चीज राइट करानी है किसी वेब पेज के किसी स्पेसिफिक हिस्से पर, तो मैं एक अलग फाइल को ओपन नहीं करूंगा और अलग फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा, क्योंकि उधर मुझे उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि मुझे किस पोजीशन पर जो है वो लिखाना है। इंस्टेड ऑफ कि मैं उस लोकेशन पे जहां पे मैं बॉडी के अंदर मौजूद हूँ, मैं एक एम्बेड स्क्रिप्ट लिखूं और उस जगह पर सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके लिख दूं, दिस इज आर रिटन टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट, ये मैंने कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जैसे बॉडी में आएगा, अब उसके अंदर टेबल बना हुआ हो, डिवीजन बने हुए हो या कोई इमेज आ रही हो या उसके नीचे कोई भी चीज हो, वो क्या करेगा, उस जगह पर जाकर टेक्स्ट लिख देगा। इसी तरह मुझे वापस से लिखना है 3 लाइनों के बाद, मैंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हेलो वर्ल्ड, सेव किया, इसको चलाया, रिफ्रेश किया, अलर्ट आया, इसके बाद एक और टेक्स्ट आ गया, तो जहां पर भी वो था वहां पर वो चीज लिखी हुई आ गई। /n कर दिया, चेक करते हैं, ठीक है ना, तो एक इस पे यहां पर आ गया। अच्छा, ये हमने कर दिया। तो जब हम इस तरह की चीजें करते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं कि जहां पर भी हमें लिखना है वहां पर जाकर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके डायरेक्टली प्रिंट करवा देते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें जिनके लिए हम एक्सटर्नल फाइल्स नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एम्बेड स्क्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात होगी कि कैसे कर रहे होते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी अलर्ट की। अलर्ट क्या करता है, एक मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट करता है। समटाइम आपको कोई मैसेज प्रॉम्प्ट कराना होता है कि आपका फॉर्म सेव हो गया है या आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है या ये चीज कर दो, कोई एरर आपको शो करवाना है, कोई इसने इनपुट गलत दिया और आपको कोई एरर शो कराना है, तो हम नॉर्मली अलर्ट के साथ ये काम कर लेते हैं। तो अलर्ट सिर्फ एक मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट करता है इस तरह से, ये चीज, ये मैसेज बॉक्स जो है ये अलर्ट बॉक्स कहलाता है। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अलर्ट का प्रोग्राम। ठीक है शमसा, क्लियर है ये चीज? ये सर क्लियर है। अच्छा, सर एक और फाइल, जी सर मुझे ये बता दें कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या काम करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपके वेब पेज के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट करता है, ठीक है। आपके ये ओके, टेक्स्ट दिख रहा है ये आपको वेब पेज का यहाँ पर। जी जी। अच्छा,
एक नई फाइल हम बना रहे हैं प्रॉम्प्ट, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कुछ चैप्टर्स जो कि हमारे पास है 1 से लेकर, तो हमने पहला चैप्टर देख लिया, अब मैं जरा 9 चैप्टर पे आ रहा हूँ, छोटी सी चीजें थी हम करेंगे, देन फिर हम जो वो इस चीजों से आगे आगे बढ़ते चले। मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया सेव, और इसके अंदर मैं जो है वो एक एक्सटर्नल फाइल ले रहा हूँ। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे पास एक्सटर्नल फाइल करें, लेकिन समटाइम छोटी छोटी चीजों के लिए हम एक्सटर्नल फाइल यूज नहीं करते। src और मैंने कहा इसके अंदर prompt.js की फाइल चलेगी। अच्छा, अगर आप एक चीज नोट करें, मैं यहाँ पर सिंगल कोट डाल रहा हूँ, तो हम अपनी फाइलों के नाम देते वक्त वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कराते वक्त सिंगल कोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मल्टी कोटेड या डबल कोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। इसी तरह इसकी मैंने जेएस फाइल भी बनाई, prompt.js। आपको असाइनमेंट भी इसी तरह से करने हैं कि आपके जितने भी असाइनमेंट होंगे उनकी HTML फाइल और उनकी जेएस फाइल अलग बनेगी। जैसा तो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है, वहां पे task1.htm task1.js होगी, तो हर टास्क की 2 फाइलें आपके पास मौजूद होंगी, एक HTML और एक जेएस, जो आपको गिटहब के ऊपर या फिर गूगल ड्राइव पे शेयर करना है। अच्छा, प्रॉम्प्ट में आते हैं। प्रॉम्प्ट क्या करता है? प्रॉम्प्ट आपसे एक चीज पूछता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, ये मैंने मैसेज कह के ये पूछा। इसके बाद कॉमा के बाद मैं यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा डिफॉल्ट वैल्यू होगी योर नेम, ताकि उस यूजर को पता चले कि उससे क्या चीज पूछी जा रही है। मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखा है और मैं इसको चलाता हूँ प्रॉम्प्ट की फाइल को, तो देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है और डिफॉल्ट नेम क्या आ रहा है? योर नेम। क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड हमने वो दिया है ऑप्शन, वो उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ आता है, जिससे यूजर को पता चलता है कि उसको करना क्या है। और ये जो वर्ड है फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, ये पूछ रहा है, टाइटल है उसका, कि आप उससे क्या सवाल पूछना चाहते हो। मैंने कहा ओके राहिल रूपानी, ओके सेव हो गया डेटा, और नहीं वो व्हाटएवर जो भी है, लेकिन मैंने प्रॉम्प्ट करवाया है, मैंने यूजर से इंटरेक्शन किया है प्रॉम्प्ट के थ्रू, मैंने उससे कोई इनपुट लिया है, तो प्रॉम्प्ट इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, इस वक्त ये प्रॉम्प्ट हुआ लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं आया, रीजन क्योंकि मैंने इस वैल्यू को कहीं पे स्टोर नहीं कराया है। प्रॉम्प्ट इनपुट लेता है, लेकिन उस इनपुट का करना क्या है वो एक अलग चीज है। इस इनपुट के साथ मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अलर्ट करता हूँ और अलर्ट के अंदर मैं प्रॉम्प्ट लेता हूँ, क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? एक्सक्यूज मी सर, जी, क्या हमें ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है? ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। कि, किधर से? मतलब जब मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, फिलहाल तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट किया और मैंने अलर्ट के अंदर किया है, क्या ये कोड चलेगा? एनी आइडिया? जी prompt के आसिफ अंदर साहब, आपकी किया आवाज नहीं आ रही है। आसिफ साहब, आपकी पर आवाज नहीं चलना आ रही चाहिए, है। नहीं अलर्ट चलेगा, के अंदर है। अच्छा, नहीं अलर्ट के चलेगा, अंदर है तो चलना 94 है। सेमीकोलन नहीं। मैंने यहाँ पर चलाया, प्रॉम्प्ट आया, मैंने राहिल रूपानी किया और अलर्ट में भी वो चीज दिखा दी। अच्छा, अब देखें, ये चीजें आपको करके देखनी, क्योंकि जब आप एक प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो ना, तो आपको हर वो चीज करके देखनी है जो सही भी हो या गलत भी हो, ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, अब मैंने अलर्ट के अंदर किया है, कोड चला, तो इससे मुझे 2 चीजें पता चली। पहली चीज क्या, कि जब भी मैं कोई नेस्टेड कोड लिखता हूँ, तो पहले अंदर वाला चलता है एंड देन फिर जो है वो उसके बाहर वाला चलता है। तो अंदर वाला पहले चला, जिससे इनपुट पूछा, और जो वैल्यू आई वो वैल्यू कहाँ पे चले गई? अलर्ट बॉक्स के पास, और अलर्ट में वो मुझे चीज दिखा दी। ठीक है, तो ये मेरा पहला। अच्छा, इसी को मैं वेरिएबल में सेव करवा सकता हूँ ताकि मैं इसको बाद में यूज करूँ। वेरिएबल में क्यों सेव करवाते हैं? क्योंकि अगर इसको आप मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हैं या किसी और जगह पर यूज करना चाहते हैं, तब आप वेरिएबल के साथ खेल सकते हो। अलर्ट में अगर मैं करता तो ये वैल्यू यहाँ पर इनपुट लेकर खत्म हो जाती, शो हो जाती, खत्म, मैं इसको बाद में कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी वेरिएबल में सेव करवाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको थ्रू आउट पूरी एप्लीकेशन के अंदर, उस वेब पेज के स्कोप के अंदर, कभी भी कहीं पर भी किसी तरह से भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं उस वर्ड के मुख्तलिफ टुकड़े करके भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, मैं उस वर्ड की लेंथ को भी देख सकता हूँ, मैं उस वर्ड के साथ कुछ कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा वेरिएबल का नाम योर नेम, और मैंने कहा प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर नेम।
और ये चीज करती है। अब मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं, मैंने लिखा console.log और योर नेम। अच्छा, इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और चीज करा दी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और उस वेरिएबल का नाम दे दिया। तीसरी चीज मैं काम करा के देखता हूँ, अलर्ट योर नेम। अब एक वेरिएबल है जिसको मैं 3 जगह पे यूटिलाइज कर रहा हूँ, कंसोल के अंदर भी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी और अलर्ट में भी। अब इसको चेक करते हैं क्या ये चलता है। रिफ्रेश किया, नाम राहील रूपानी मैंने लिखा, अलर्ट में आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आ गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसके कंसोल में भी लिखा हुआ आ गया। console.log बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको शायद अभी नहीं पता चले, बट फ्यूचर में जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये console.log बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये पूरा कंसोल होता है जो आपकी पूरी वेब राहिल पेज साहब, के ये अंदर की। console.log ओपन कैसे होगा? देखिए हर चीज का अलग अलग होता है। मेरे पास जो है वो इस वक्त जो है ओपेरा ब्राउजर है, तो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सी। अदरवाइज क्रोम के अंदर हम F12 करते हैं तो खुल जाता है हमारे पास कंसोल। ठीक है ना, कंसोल आपका थैंक F12 यू करके सर, थैंक यू। खुलेगा। और अगर आप इंटरनेट F12, ओके सर। एक्सप्लोरर में हैं, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में है तो आप राइट क्लिक करके देखेंगे इंस्पेक्ट कंट्रोल शिफ्ट आई इसकी शॉर्टकट की है, जिसके थ्रू आप उसके कंसोल में जा सकते हो। ठीक है, तो मुख्तलिफ ब्राउजर की मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। बट किसी ब्राउजर में आप राइट क्लिक करेंगे तो उसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट या इंस्पेक्ट का ऑप्शन मौजूद होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और ये कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी वेब पेज की, उस पेज की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। लेट से मैं यहाँ पे रहते हुए भी जो वो कुछ काम करवा सकता हूँ। लाइक मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ, मैं कंसोल में रह रहा हूँ और मैंने लिखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल डॉक्यूमेंट राइट। ये मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, किसी जीएस के अंदर नहीं लिखा, मैंने कंसोल में लिखा, एंटर मारा, देखिए मेरे वेब पेज में लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पर ही बैठे बैठे मैं वेरी कहता हूँ नाइस। डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर बराबर हो जाए ब्लू के, मैंने वेब पेज का कलर चेंज कर दिया कंसोल में रहते हुए, क्योंकि कंसोल आपकी वेब पेज की तमाम एलिमेंट्स को अपने पास होल्ड करके रखता है कि आपके वेब पेज में क्या हुआ है। आपने अगर कोई वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। तो ये डिबगिंग करने के लिए हमारे पास यूज होता है ज्यादातर, जिसके थ्रू हम आगे जाकर बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन की जो है वो डिबगिंग कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं, और उसमें अगर हम कुछ नई चीज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये अगर वैल्यू आती है तो किस तरह हुआ, तो कंसोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हर चीज में हम नॉर्मली जो है वो कंसोल डॉट राइट करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज लिखी हुई आ सकती है। तो हमने देखा कि वेब पेज के अंदर राहिल हमारे साहब, पास राहिल साहब, इसमें जो कंसोल में जो भी हम चीज़ जो है अपनी एंट्रीज बना रहे होंगे, वो उस जी स्क्रिप्ट जहाँ तक हमने अपनी स्क्रिप्टिंग की हुई होगी उसके नीचे की तरफ फिर वो उसको आगे की तरफ लेके जाएगा, राइट? नहीं, कंसोल डॉट जो है वो कंसोल एक अलग चीज है। कंसोल में मैंने कहा ना आपके पूरे जी वेब जी। पेज के एलिमेंट्स होल्ड करके होते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आप अपने वेब पेज के साथ खेल सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि आप होगा, हाँ, ऑल अगर आप राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करोगे वो टॉप पर आके लिखेगा, सबसे पहली चीज को आके लिखेगा, क्योंकि वो कहता है वेब पेज के पहले एरिया में जाके करो। बट उसका डॉक्यूमेंट कलर क्या है, उसके अंदर कितने वेरिएबल जनरेट हुए थे, उसका स्टेट क्या चल रहा है, उसकी स्पेसिफिक डिवीजन के अंदर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। क्योंकि आपका जब पूरा ट्री स्ट्रक्चर बनता है एचटीएमएल का, तो वो पूरा जी जी चेंज आप जी। कंसोल पर करवा सकते हो। तो हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी राइट करने के लिए। 3 चीजें हमारे पास हैं। सबसे पहली चीज है कंसोल डॉट लॉग, जो कि आपके कंसोल में लिखा है, जिसका वेब पेज से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं होता, बट डिबगिंग के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो आपके वेब पेज के अंदर, आपकी विंडो के अंदर डेटा को राइट करता है। अलर्ट, आपका मैसेज बॉक्स आपको जो है वो देता है। ठीक है, अच्छा, प्रॉम्प्ट के अंदर एक और बात याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट के अंदर जब भी कोई वैल्यू एंटर होगी, हमेशा उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, उसकी डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग होगी। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है या जो स्क्रीन इसकी ऑफ हो गई मेरी?
नहीं नहीं सर, स्क्रीन ऑन है, एवरीथिंग इज गुड। सर आ रही है नजर। सुफियान, आपका जो चैट आया स्क्रीन ऑफ हो गई है, स्क्रीन तो मौजूद है, काइंडली देख ले अपने पास से वापस इसको करके देख ले कनेक्ट होकर। अच्छा, ये तो बात होगी प्रॉम्प्ट की, ठीक है। प्रॉम्प्ट में हमने देखा कि वेरिएबल की टाइप हमेशा होती है टेक्स्ट। मैं चाहे नंबर भी दूं, वो टेक्स्ट में ही उसको रखेगा। अब उस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस आते हैं, विच इज कॉल्ड नंबर का फंक्शन, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर सी इंट जो है वो कन्वर्ट इंटीजर करके कर सकते हैं, या फिर हम उसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जो हम आगे वेरिएबल जब देखेंगे तब हम करेंगे। तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी, अलर्ट को देखा और प्रॉम्प्ट को देखा, और इसी में हमने दो चीजें और देखी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग। ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वेरिएबल की। वेरिएबल बड़े इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल को समझाने के लिए मैं एक्सेल खोलता हूँ। एक्सेल में सबने काम किया हुआ है? एक्सेल सबको आता है ना? जी सर, ऑलमोस्ट। ओके। वेरी आना चाहिए। एक्सेल, अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, तो वेरिएबल की जो सिंपल डेफिनेशन है वो है एक स्टोरेज की, एक ऐसा ब्लॉक जहां पर हम कोई सिंगल वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक्सेल के सेल्स की, तो हर सेल एक्चुअली एक स्टोरेज है जो अपने पास एक वैल्यू स्टोर करके रखता है। दैट्स मीन इसका हर सेल एक वेरिएबल है। अब किसी में मैं नाम स्टोर करके रखता हूँ, किसी में मल्टीपल नेम होते हैं, बट ये एक ही नाम कहलाएगा। किसी में हमारे पास इंटीजर वैल्यू होती है, किसी में हमारे पास डेसिमल वैल्यू होती है, किसी में हमारे पास ट्रू या फॉल्स की वैल्यू होती है। ये हर चीज एक जो है वो वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। दैट इज कॉल्ड कंटेनर, और कंटेनर को हम कहते हैं वेरिएबल। यहां पर हमारे पास वैल्यू अगर टेक्स्ट में है तो वो स्ट्रिंग टाइप कहलाएगी हमारी, जिसको हम कैरेक्टर भी कहते हैं। ये भी हमारे पास स्ट्रिंग कहलाएगी। ये हमारे पास कहलाएगी इंटीजर या नंबर की टाइप। ये हमारे पास कहलाएगी फ्लोट या फिर डेसिमल की टाइप। और ये हमारे पास कहलाएगी बूलियन की टाइप। बाय डिफॉल्ट जब हम बेसिक लेवल पे समझते हैं वेरिएबल्स को, तो हमारे पास टाइप आती है स्ट्रिंग और नंबर। नंबर में हमारे पास आती है इंटीजर और फ्लोट, और तीसरी टाइप हमारे पास होती है बूलियन की। इसके अलावा एक और टाइप होती है, वो होती है डेट की, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट डेट हमारे पास कुछ नहीं होती, डेट एक्चुअली नंबर होती है। हम जब जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे और डेट हम स्टोर करेंगे तो हमें उसको बतानी पड़ेगी एक अलग तरीके से कि डेट स्टोर करो, बट एक टाइप होती है डेट की जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से एक चीज होती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी एक टाइप होती है, और एक होती है हमारे पास नल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको शायद बुक में भी नहीं पढ़ाई जाएंगी, आगे जाके आएंगी, लेकिन आपको अनडिफाइंड और नल पोर्टल की वीडियोस में मिल जाएंगी। डेट में हमारे पास कोई एक डेट हो सकती है, ठीक है ना। अनडिफाइंड वेरिएबल डिफाइन हुआ है लेकिन उसके अंदर वैल्यू स्टोर नहीं हुई। नल वैल्यू, वैल्यू हमने उसके अंदर नल रखी है कि कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर। अनडिफाइंड में और नल में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, बट ये दोनों अलग अलग टाइप है। इसको हम देखते हैं कैसे। हमने एक और फाइल बनाई वेरिएबल के नाम से .html या htm, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, तो सेव भी कर दिया मैंने। स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं और इसकी सोर्स हम लेते हैं variable.js के नाम से, और एक न्यू फाइल बनाता हूं मैं वेरिएबल। और ये अच्छा, वेरिएबल बनाने का तरीका, वेरिएबल का जो नाम होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे जाता है, देन इक्वालिटी ऑपरेटर आता है। लेट से a इक्वल टू, और फिर कोई वैल्यू आ गई, मैंने कहा abc, तो ये a जो है ये मेरा वेरिएबल का नेम है। इक्वल टू का साइन आएगा जो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि राइट साइड पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो a के अंदर प्लेस कर दो। दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ, जो है वो जो है क्या है, वेरिएबल है। अच्छा, इधर अगर आप देखिए मैंने दो तीन चीजें की हैं। सबसे पहले डबल बैकस्लैश। डबल बैकस्लैश का मतलब क्या है कि मैं अब जो भी लिखूंगा वो एज अ कमेंट आएगा, डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे यूज होगा। समटाइम आप अपने काम को जो है वो छुपा रहे होते हैं, डिस्प्ले होने से रोक रहे होते हैं वेब पेज के ऊपर, और वो चीज एज अ इंफॉर्मेशन होती है, या आप कोई ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट होने से रोकना चाहते हैं तो आप डबल बैकस्लैश का साइन यूज करते हो उस कोड को एग्जीक्यूट
ना होने के लिए, दैट्स कॉल्ड कमेंट। और उसके आगे जो भी चीज लिखी हुई होगी वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, b इक्वल टू मैंने 1 लिखा, ये मेरा जो है वो इंटीजर वेरिएबल है। c एक वेरिएबल और बनाया मैंने 1.o कर दिया, ये मेरा फ्लोट का वेरिएबल है। अच्छा, ये इसको पता कैसे चल रहा है, मैं तो कहीं पे बता नहीं रहा हूं। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इतनी समझदार है कि वो वैल्यू को देखती है और उसकी बेस पर खुद ही उसकी टाइप डिफाइन कर देती है। d इक्वल टू मैंने कहा ट्रू, तो ये स्मॉल में आता है, ये मेरा कहलाएगा बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल मतलब ट्रू एंड फॉल्स। e को मैंने कहा अनडिफाइंड और f को मैंने कह दिया नल। ओके, ये नल वेरिएबल है। अभी हम देखते हैं एक और चीज। अच्छा, यहां तक कोई मसला है वेरिएबल के अंदर? यहां तक वेरिएबल असाइनमेंट वगैरह में कोई इश्यू है तो बता दे मुझे। नहीं क्लियर है सर। ओके क्लियर है, ओके। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो आ गई और मैं इसको चलाकर देखता हूं, ये मेरे पास वेरिएबल का आया, वेब पेज में तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने तो सिर्फ असाइन किया है। अच्छा, अब मुझे देखनी है उसकी टाइप। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग करो टाइप ऑफ एक कॉपी पेस्ट CDEF। ये क्या कर रहा है, अब हम इसको समझते हैं जरा। E और EF ये मैंने कर दी, इसको चला के देखते हैं। यहाँ पर आए वेरिएबल में, इसको चलाया, कुछ भी नहीं आया। इंस्पेक्ट एलिमेंट में गए, कंसोल में जाके देखते हैं, एक मेरे पास एरर आ गया, E इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने क्या किया हुआ है? अच्छा, E को मैंने डिफाइन नहीं किया हुआ है, अनडिफाइंड। ये मैंने रिफ्रेश किया। ओके, ए की हमारे पास टाइप क्या आ रही है? स्ट्रिंग आ रही है। बी की टाइप क्या आ रही है? नंबर। सी की टाइप क्या आ रही है? नंबर। अगर मैं यहां पर देखूं तो बी में 1 था, सी में 1.o था, सही है ना? अच्छा, मैं इसको 1.o की जगह 1.5 कर देता हूं, ठीक है। वापस से चलाते हैं, तो भी यहाँ पे नंबर आ रही है। बाय डिफॉल्ट जो उसकी हाई लेवल ऑफ वेरिएबल की टाइप है वो नंबर होती है, उसके अंदर हमारे पास इंटीजर और फ्लोट होता है। तो आप कोई भी वैल्यू डालोगे, जब टाइप ऑफ करोगे तो वो आपको नंबर ही शो करेगा। इसके बाद मैंने बुलियन दिखाई, फिर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि मैंने अभी तक इसकी टाइप डिफाइन ही नहीं की, इसमें टेक्स्ट है या नंबर है, क्या है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर नल वैल्यू सेव करवाई है, सही है। नल वैल्यू जैसे सेव कराई, उसने यहाँ पर क्या कह दिया? ऑब्जेक्ट, कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, नल स्मॉल में आएगा, कैपिटल में नहीं होता, सॉरी। अच्छा, ये चीज मैं यहाँ से हटाता हूँ, यही चीज मैंने यहाँ पर कमेंट कर दी, डायरेक्ट सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल और स्लैश कमेंट हो गया। मैं वापस से चलाता हूँ, अब मुझे यहाँ पर टाइप नजर नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर टाइप देखनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिर्फ लिखूंगा टाइप ऑफ और वेरिएबल का नाम। उसको ऑटोमेटिकली पता है कि इस वेब पेज के अंदर वेरिएबल डिफाइन हुआ है लेकिन यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उस वक्त उसकी टाइप क्या है या उसकी वैल्यू क्या है, वो अगर मुझे देखना है, मैं डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम लिखकर उसकी वैल्यू उठा सकता हूँ, या उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करके टाइप ऑफ या नंबर या वॉट एवर जो भी करके मैं उसकी डेटा टाइप को चेक कर सकता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग समटाइम इस तरह की चीजें करने के लिए भी यूटिलाइज होता है कि आपने वेरिएबल यूटिलाइज किया नहीं है और इस वक्त उसकी वैल्यू क्या आ रही है कि मैं उसके कोई काम कर सकूं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा वेरिएबल की मुख्तलिफ टाइप्स को, कि अनडिफाइंड क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें हैं। नल के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही है, अनडिफाइंड में कोई चीज इस सब है नहीं। अच्छा, वेरिएबल लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो कि आपको बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं।
अगर मैं बात करूं वेरिएबल नेम्स लीगल में, तो कुछ चीजें हैं। वेरिएबल नेम कांट कंटेन एनी स्पेसेस, यानी वेरिएबल बनाते वक्त आप कोई भी स्पेस उसमें शामिल नहीं कर सकते। दैट्स मीन कि मैं अगर यहाँ पे बात करूं ए स्पेस बी, तो ये वेरिएबल नहीं हो सकता। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं माय नेम, मैं अगर वेरिएबल इस तरह से बनाना चाहता हूं तो ये चीज इलीगल है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड चीज, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। आपके वेरिएबल नेम के अंदर लेटर, नंबर, डॉलर साइन और अंडरस्कोर आ सकता है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं आ सकती। वेरी ग्रेट। अभी इस पर मैं आपसे असाइनमेंट लेने वाला हूँ। एक मैंने एक छोटी सी जो वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर फेंका भी था असाइनमेंट वेरिएबल नेम में, उसका सब लोगों ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, थ्रू अ वेरिएबल नेम कांट बी एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि अलर्ट हो गया, फाइनल हो गया, इफ हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं जो अगर आप नेट पे करेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। जैसे कि ये वर्ड्स है जो जावास्क्रिप्ट अपनी प्रोग्रामिंग के लिए यूज करता है, उन कीवर्ड्स को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, जिसमें इफ हो जाता है, फॉर हो जाता है, लूप हो जाता है, वाइल हो जाता है, उसका अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गए, इस तरह की चीजें, या वो ऑब्जेक्ट के नाम जो जावास्क्रिप्ट खुद बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा हो, वो आप यूज नहीं कर सकते। लिखने का तरीका कैमल केस में भी आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मली कैमल केस को उतना प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं अंडरस्कोर के साथ काम करता हूँ। और दूसरी चीज, अगर मुझे वेरिएबल के नेम लिखने होते हैं मल्टीपल वर्ड के, मैं लिखता हूँ माई अंडरस्कोर नेम। अब मेरी नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस में ये है कि मैं इस तरह से करता हूँ बनस्बत इसके। दोनों में डिफरेंस क्या है? माई नेम सही है, गुड है। अगर मैं यूं लिखता हूँ माई नेम इज राहील रुकमानी, एक वेरिएबल नेम बनाया और इसको मैं इज माई करूँ, तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, समटाइम नाम देखने में मुश्किल हो जाते हैं। बट अगर मैं इसको यूं लिखूं इज अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर, तो अंडरस्कोर वाला पढ़ने में भी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वो मल्टीपल वर्ड्स आ रहे हैं अंडरस्कोर के साथ, जो वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं, तो इजी रीडेबल है। कैमल केस इज गुड, बट समटाइम जब आपके पास बड़े नाम होते हैं तो उसको रीड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है ना। ये हमारा कहलाता है कैमल केस। इसी में हमारे पास कैमल केस में अपर कैमल केस भी आता है, जिसमें हम पहला कैरेक्टर कैपिटल करते हैं। कैमल केस में हमेशा पहला कैरेक्टर स्मॉल होता है, बाकी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। और ये वाली चीज हम नॉर्मली पाइथन में ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मेरी अब हैबिट बन चुकी है तो मैं जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज यूज कर रहा होता हूँ ताकि मेरा काम हो सके। तो अगर आप मल्टीपल वर्ड लिखना चाहते हैं तो स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज करें। अच्छा, सम टाइम अगर मुझे अलर्ट का वेरिएबल ही यूज करना है जावास्क्रिप्ट में, तो मैं कैसे यूज करूंगा? क्योंकि अलर्ट अगर मैं वर्ड बनाता हूँ तो वो तो पता ही चलेगा। उसका एक बहुत सिंपल तरीका क्या है कि मैं अलर्ट के साथ अंडरस्कोर पे साइन लगा दूं, देन मैं वैल्यू दे दूं, और फिर मैं अलर्ट करके उस वैल्यू को देखता हूँ, तो उसको पता है कि अब ये अलर्ट अंडरस्कोर जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है। तो अंडरस्कोर की वजह से आप कीवर्ड्स के नाम को भी यूटिलाइज कर सकते हो अंडरस्कोर के साथ। ठीक है ना। तो समटाइम ये एक अच्छी प्रैक्टिस में शामिल हो जाती है। समटाइम आप लूप्स वगैरह बनाएंगे आगे, वहां पर आपको IABC करना होता है, यानी ऐसे वर्ड्स यूज करने होते हैं जो शायद एक मरतबा हो, तो उधर भी हम एक अंडरस्कोर का वेरिएबल बनाकर काम चला लेते हैं कि ये एक वेरिएबल का नाम है और उसको हम लूप के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर जो है वो यूटिलाइजेशन हो जाती है। अच्छा, ये तो बात हो गई। मैंने एक सवाल पूछा था, लेट्स से समटाइम हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, लेट्स से मैं आता हूं कोरियन वर्ड्स की तरफ। याद रखिएगा हमने बात की है, हाँ भाई कोरियन नहीं, चाइनीज वर्ड्स लेते हैं हम, चाइनीज कैरेक्टर्स। समटाइम जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमने कहा इंग्लिश कैरेक्टर होंगे, इट्स नॉट नेसेसरी। समटाइम अगर आप कोड चाइना के इसमें कर रहे हैं या किसी और लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं किसी और के लिए, तो प्रॉब्लम होती। तो ये समटाइम इस तरह के वर्ड्स भी होते हैं, ये भी आपके वेरिएबल के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इट इज वैलिड कि मैं इसके अंदर कोई वैल्यू दे दूं और मैं इसको चेक करा लूं console.log के अंदर, तो ये भी एक प्रॉपर कीवर्ड वो वेरिएबल नेम है, अनलेस कि ये चाइनीज के अंदर है। जब आप मल्टीपल लैंग्वेज की एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो समटाइम आपको वेरिएबल नेम भी इस तरह करना होता है, या किसी इंटरनेशनल डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं जो डिफरेंट रीजन का है, डिफरेंट कैरेक्टर्स
इस्तेमाल कर रहा है तब आपको इस तरह की चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही होती। ठीक है, तो ये चीज आपकी वैलिड है। जब हम वैलिडेशन की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि हम डॉलर और अंडरस्कोर के अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर है एम्परसेंड, कैरेट, परसेंटेज, पाउंड साइन, एट द रेट, स्क्वायर ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, ये वाले वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। बाकी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वेरिएबल सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही बना सकते हैं, आप चाइनीज के अंदर भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। और मैं इसको अगर चलाऊंगा यहाँ पर तो ये चलेगा। देखें ये 12 आ गया, यहाँ पर मेरे पास की वैल्यू 12 थी। अगर मैं इसको 100 कर दूं और फिर चला के दिखाऊं आपको तो ये 100 ही आएगा। ये मैं 100 इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर नहीं, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर जो समझने की वो ये है कि आप इसमें डॉलर साइन और अंडरस्कोर के अलावा जो स्पेशल सिंबल्स हैं जो हमारे कीबोर्ड में होते हैं, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट का साइन, परसेंटेज साइन, डॉलर, कैरेट साइन, स्टार साइन, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेटर्स, नंबर्स कोई भी हो सकता है, नॉट इंग्लिश कैरेक्टर्स, किसी भी किस्म के कैरेक्टर्स। दूसरी चीज, आप जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स की बात करें तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे कीवर्ड्स क्या कि डिबगर है, डिफॉल्ट है, डिलीट, डू, एज, फाइनली, इस तरह से करीबन 18-20 वर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको एरर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई वेरिएबल्स की। और वेरिएबल्स की टाइप वो ऑटोमेटिकली खुद समझता है कि अगर उसके अंदर टेक्स्ट है तो उसकी टाइप स्ट्रिंग कर देगा, अगर नंबर है तो नंबर कर देगा। अच्छा, इसी तरह से फर्स्ट टाइम जब मैं बात करूं यहाँ पर तो कंसोल डॉट लॉग करता हूं मैं, ए की टाइप ऑफ ए कर दी, देन मैंने कहा ए इक्वल टू 1 2 3। अब मैं इसकी टाइप देखूंगा और मैंने यहाँ पर चेक किया शुरू की 2 उसमें आएंगी। ठीक है, इसको हम चलाते हैं वेरिएबल। तो पहले इसकी टाइप थी स्ट्रिंग और देन फिर उसकी टाइप हो गई नंबर, यानी जैसे ही उसकी वैल्यू चेंज हुई ऑटोमेटिकली इसकी टाइप भी यहाँ पर चेंज हो गई है। तो डायनामिक इसकी जो है वो वेरिएबल की टाइपिंग है, जैसे आपको चेंज करते हो तो वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी किसी वक्त भी आप उसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज अगर आप देखेंगे शुरू में सर ने जो हमारे सेशन में करवाया था उसमें सर ने शुरू में वार लिखवाया था। आप बगैर वार के भी बना सकते हैं और चाहे तो वार लिखकर भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर आप वार नहीं लिखते और असाइनमेंट हो रही है तो वो उसको पता है कि ये एक वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं। यहां तक क्लियर है चीज? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। हेलो सर फिलहाल आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड स्मूथ एंड प्रीटी क्लियर। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल के हवाले से। अच्छा, वेरिएबल सिर्फ एक किस्म के नहीं होते, 2 और मुख्तलिफ किस्म में बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आगे आपको आएंगी। एक है लेट और एक है कांस्टेंट। ये 2 चीजें हम अभी जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कांस्टेंट के ऊपर। उसके लिए मैं एक अलग फाइल बना रहा हूँ और मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई let.htm और सेम चीज मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्क्रिप्ट। ये आपको आगे जाके जो है वो कांस्टेंट और लेट बड़ा काम आएगा। अगर इसका अभी से अंदाजा हो जाता है तो ये आपके बड़े बेनिफिट हो। सॉरी, ये लेट वाला है, लेट वाली मैं, ठीक है, और let.js कर दी मैंने। अच्छा, लेट क्या करता है? लेट भी वेरिएबल ही है, लेकिन ये स्कोपिंग डिफाइन करते हुए काम करता है। वेरिएबल का स्कोप पूरे वेब पेज के अंदर होता है,
लेट से मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया a और उसकी वैल्यू रखी 1, ठीक है। मैंने if का ब्लॉक लिया, मैंने कहा if a बराबर बराबर हो 1 के, कर्ली ब्रैकेट, तो a की वैल्यू बराबर कर दो 0 की, सही है। अदरवाइज a की वैल्यू प्रिंट कराओ, a इधर प्रिंट करा दिया और अंदर भी मैंने प्रिंट करा दिया अलग। अच्छा, अब मैं अगर देखूंगा इस वेरिएबल की स्कोपिंग को समझिएगा। वेरिएबल मैंने आउटसाइड डिक्लेयर किया है, इस इफ के ब्लॉक के पहले इफ का ब्लॉक आया और मैंने इफ के ब्लॉक के अंदर क्या कहा कि अगर a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कर दो 0, और मैंने उस वैल्यू को प्रिंट कराया और फिर नीचे भी मैंने प्रिंट कराया इसको। अगर मैं चलाता हूं लेट को तो फर्स्ट टाइम मेरे पास प्रिंट हो रहा है 0। ये 0 प्रिंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अंदर आया 0 हो गया। अब बाहर आएगा तो बाहर क्या प्रिंट करेगा? वो 1 प्रिंट करेगा या 0 प्रिंट करेगा? जी 0 ही करवाएगा क्योंकि वो लास्ट टाइम तो 0 ही है उसकी वैल्यू मेरा ख्याल। लास्ट टाइम तो 0 ही है। चले ओके किया, लास्ट टाइम भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया, उसका स्कोप अंदर भी चल रहा है, क्योंकि मैंने बाहर डिफाइन किया वो इनर साइड पर भी काम सेम कर रहा है, मैं उसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी कोड को मैं कमेंट करता हूं और मैं यूज करता हूं लेट के साथ। मैंने कहा लेट a इक्वल टू 1 और कोड में पूरा यही कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर मैं जो काम करूंगा वो सिर्फ ये करूंगा कि मैं इस a से पहले भी लेट को इस्तेमाल करूंगा और यहां पर भी मैं अलर्ट कर दूंगा a। अच्छा, अब जरा देखिएगा क्या होता है। मैंने चलाया, फर्स्ट टाइम 0 आया। 0 क्यों आया? क्योंकि ये इसके अंदर आया, 0 प्रिंट हो गया। अब बाहर प्रिंट क्या होगा? बाहर प्रिंट हो रहा है 1। ये क्या हुआ? अगर आप देखें मैंने लेट के थ्रू किया बाहर 1, वही चीज है कोड, सिर्फ वेर की जगह मैंने यहाँ पर रखा है लेट। लेट ने क्या किया? जब आप लेट के साथ वेरिएबल को यूज करते हो, वेरिएबल से पहले लेट को, तो वो उसका स्कोप डिफाइन कर देता है। लाइक ये एक पूरा ब्लॉक है यहां से यहां तक, तो इसका स्कोप पूरे ब्लॉक तक है, इसका स्कोप इस ब्लॉक तक है, और क्योंकि लेट है तो यहां पर एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ a के नाम से, उसकी वैल्यू हो गई 0। अब जावास्क्रिप्ट को पता है कि ये जो आउटसाइड वेरिएबल है वो a अलग है और ये इनसाइड a वेरिएबल अलग है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। अगर मैं यहां पर करता हूं a प्लस इक्वल टू 5, तो उसको पता है कि ये 5 किस वाले a के अंदर जो वो इंक्रीमेंट करना है, इसमें करना है या इसमें करना है, क्योंकि ये इस स्कोप के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर है, तो ये वाला a प्लस होगा, यानी कि ये a 0 से 5 हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। तो लेट की वजह से आप एक्चुअली अपने वेरिएबल का स्कोप डिफाइन कर देते हो। वो इसका ब्लॉक भी हो सकता है, वो फॉर का ब्लॉक भी हो सकता है, वो सिंपल कोई ब्लॉक भी हो सकता है। लेट से अगर मैं यहाँ पर इफ नहीं लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक ये आया, मैंने इस तरह से ब्लॉक बना दिया तो भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक के अंदर लिखा गया है, ये कोड ब्लॉक के अंदर है, तो इसका वेरिएबल स्कोप डिफरेंट है। इसका 5 है और इसका 1 है, ये ब्लॉक अलग हो गया, ये ब्लॉक अलग हो गया, ठीक है। तो लेट आपके वेरिएबल की ब्लॉक स्कोपिंग कर देता है, उसका स्कोप डिफाइन कर देता है, और इसकी बहुत वर्थ है। पहले हमारे पास ये चीज नहीं होती तो हम इसमें फंसते थे, लेकिन जब से हमारे पास ECMAScript जो लेटेस्ट आई है 2020 और 2019-20, तो उसके अंदर ये लेट के जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, जिसकी वजह से हम स्कोपिंग बहुत इजीली कर पाते हैं, हम बहुत इजीली इन वैल्यूज के साथ खेल पाते हैं। तो लेट वेरिएबल ये सिर्फ फर्क क्या है, वैर के थ्रू जब हम काम करते हैं तो वो ग्लोबली चल रहा होता है, लेट में आप इनर आउटर दोनों का स्कोप अलग डिफाइन कर सकते हैं। यहां तक कि अगर मैंने यहां पर ये चीज आ गई और मैंने इसके अंदर एक और ब्लॉक बना दिया और मैं यहां पर कहता हूं लेट a इक्वल टू 10 और मैं यहां पर अलर्ट करता हूं a को, तो अब मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा? रिफ्रेश, पहले 10 फिर 5 फिर 1, यानी a के वेरिएबल 3 हो गए और तीनों की स्कोपिंग इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है। क्लियर है ये चीज?
जी सर। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो ये था लेट, ये भी हमारे पास जो है वेरिएबल की उसमें आते हैं। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट एचटीएमएल मैंने बनाई, इसकी भी हम जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और एसआरसी हम कर देते हैं इक्वल टू constant.js, कॉपी करके सेव कर दिया इसको और मैंने भी फाइल बना दी ये इसके नाम से। अच्छा, कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, CONST लिखा और मैंने कहा a इक्वल टू 10, अलर्ट किया मैंने 10 और a, ये प्रिंट हो जाएगा। मैं वापस से a की वैल्यू करता हूँ 12 और फिर मैं प्रिंट करता हूँ। कांस्टेंट क्या करते हैं, वो फिक्स कर देता है। और कांस्टेंट का हम जो नॉर्मली रूल रखते हैं वो ये रखते हैं कि वेरिएबल का नाम हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ये एक जो है वो कन्वेंशन है, से हमें पता चलता है कि ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का फायदा ये कि हमने एक वैल्यू जो स्टोर करवा दी वो सारी जिंदगी इसी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूंगा तो दे विल गिव मी एरर। सही है, इसको चला के देखते हैं। फर्स्ट टाइम चलाया मैंने, a की वैल्यू मेरे पास आई 10, देन 5, फिर 1। अच्छा, ये मैं वेरिएबल लेट वाला चला रहा हूँ, गलत है। कांस्टेंट 10 आया, ओके। ओ, और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट एलिमेंट करके अगर देखूं तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो एक कंसोल में एरर आ गया, टाइप एरर। और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है। और अगर इसमें देखूंगा तो यहाँ पर कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कि आप एक कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर कोई असाइनमेंट की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब आप डिक्लेयर करते हो कांस्टेंट वेरिएबल तभी आप उसकी वैल्यू को असाइन करते हो, इसके बाद उसको असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कांस्टेंट हमेशा उन वेरिएबल्स को बनाया जाता है जिनमें हम चाहते हैं कि एक वैल्यू स्टोर हो थ्रू आउट हमारी एप्लीकेशन, थ्रू आउट हमारी उस वेब पेज के अंदर वो वैल्यू सेम रहे। ठीक है, क्लियर है चीज। और उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड यूज होता है कॉन्स्ट का, तो ये भी हमारा वेरिएबल है जो कि चेंज नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? जी सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम जरा सा जो कि हमारा टॉपिक है इस वक्त, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, हमने वेरिएबल्स की बात कर ली और सब मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स को भी देख लिया, हमने जो है वो जो है वो अलर्ट और प्रॉम्प्ट को भी देख लिया। अब इसके बाद हमारे पास चीजें मैथ एक्सप्रेशंस जो कि प्लस माइनस डिवाइड वगैरह होती हैं, तो वो मैं डायरेक्टली आपको इसी के अंदर करा देता कंसोल में। अच्छा सॉरी, मैं कंसोल में हूँ। मैं कहता हूँ a की वैल्यू बराबर हो जाए 10 के, b की वैल्यू बराबर हो जाए 10 के। दो वैल्यू मैंने असाइन कर दी कंसोल में, मुझे प्लस करना है क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं तो वो होती है हमारी अरिथमेटिक की, जिसमें हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड आती है। मैंने कहा a प्लस b, एंटर, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर 20। ठीक है ना, तो ये हमारे न्यूमेरिकल जो है वो है कि हमारे पास दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल या चार वेरिएबल जो भी है, हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो उसका सम लेकर आ जाएगा। अगर मैं माइनस करता हूं तो उसकी वैल्यू आ रही। अच्छा, a माइनस बी क्या तो 0 आ गया, ऐसा क्यों? क्योंकि a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी 10 है। सही है, ओके, परफेक्ट है। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ b के साथ, 100 आंसर आ गया मेरे पास, परफेक्ट। मल्टीप्लाई भी हो सकता है। a को डिवाइड किया मैंने b के साथ, 1 आ गया। मैंने कहा a को डिवाइड करो 2 के साथ, a को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। तो आप वेरिएबल टू वेरिएबल या वेरिएबल टू नंबर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं फेमिलियर ऑपरेशन में, तो हमारे पास एक्चुअली क्या आते हैं, प्लस माइनस डिवाइड, जो कि सिंपल हम कर सकते हैं, चाहे तो हम दो वेरिएबल के साथ करें या फिर हम किसी वैल्यू के साथ करें, कोई फर्क नहीं है। जी सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर हमारे पास चार ऑपरेटर हम यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास अगर मैं बात करूं a मल्टीप्लाई बाय b की या 2 की,
तो मैंने a मल्टीप्लाई 2 किया, इसका क्या मतलब है? और आंसर आया 100, क्योंकि a की वैल्यू 10 है। a की पावर 2 क्या है, यानी 10 into 10 is equal to 100। अगर मैं कहता हूँ डबल मल्टीप्लाई बाय 3 तो मेरे पास 1000 है, दैट्स मीन 10 into 10 into 10। तो डबल मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो कहलाता है पावर या एक्सपोनेंशियल का साइन, जिसका मतलब ये है कि आप उसकी पावर को यूटिलाइज करो। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ 2 की पावर 8, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? 2 की पावर 8 256। मैंने कहा 2 की पावर 6, तो उसकी पावर वैल्यू क्या आएगी? 64। तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में, वो है प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और पावर। इसी तरह से अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इनटू a माइनस 4, और मैं अगर इंटर करूं तो मेरे पास आंसर आ गया 72। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं 10 + 2 12 एक हो गया, 10 - 4 6 एक तो हो गया, तो 12 × 6 = 72। तो जब हम इस तरह की मल्टीपल एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो वहां पर हम बॉडमास रूल का इस्तेमाल करते हैं। बॉडमास रूल का मतलब क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व होंगी, देन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होंगी, देन फिर जो है वो डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन सेम है तो दोनों में लेफ्ट एसोसिएशन वो देखा जाए प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस माइनस की दोनों की सेम है, उसमें भी लेफ्ट और राइट का दिखाया जाता है, कौन सी चीज लेफ्ट पर है वो पहले सॉल्व होगी। लेट से अगर मैं बात करूं, मैं यूं करता हूं 8 + 2 × 4 डिवाइड बाय 5 + 6, तो आंसर 17.6 आया। इसमें सबसे पहली चीज सॉल्व क्या हुई है? इसमें सबसे पहली चीज सॉल्व क्या हुई है? जल्दी बताएं, इसके अंदर क्या चीज सबसे पहले सॉल्व सर की है? डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व हुआ। इसका मतलब ये कि अगर मैं सबसे बात पहले करूं, डिवीजन होगी फिर अच्छा मल्टीप्लाई। अच्छा इधर देख लेते हैं जरा, a 10 थी + 2 × 4, 4 डिवाइड बाय 5 क्या होगा? इंटू 4 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? चले 4 डिवाइड बाय 5, अब देखिए कैलकुलेशन आपकी कितनी होगी? 0.8। इसका मतलब ये कि 10 + 2 × 0.8 + 6, ये चीज होगी। अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या होगा? 17.6। तो जब भी यहाँ पर आया आप इसी तरह से करते हो। अच्छा, मल्टीप्लाई और डिवीजन का सेम था, लेकिन यहाँ पर जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई तो उसमें राइट साइड वाली पहली चीज सॉल्व होती है, तो राइट में पहले हमारे पास ये आ रहा है, इसका मतलब है ये चीज सॉल्व पहले होगी। अच्छा, अब इसके बाद आएंगी तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 10 + 2.8, नहीं 2 × 0.8 क्या होता है? 2 × 0.8 is 1.6। ओके, 10 + 1.6 + 6, अब ये बनी। अब इसमें आप कोई भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है तो आप लेफ्ट वाला करें या राइट वाला करें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर माइनस होता तो फिर लेफ्ट और राइट की चीजें आती। तो जब हमारे पास इस तरह की चीजें आती है तो हम बॉडमास रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसको हम प्रेसिडेंस कहते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंस की जब हम बात करते हैं तो हमें बॉडमास रूल तो पता होता है, लेकिन अब मैं आता हूं जरा इसके ऊपर। हमने कंसोल डॉट के अंदर प्लस माइनस करके देख लिया ताकि हमें रिजल्ट फौरन पता चल सके। मैं ये अगर कोड के थ्रू करता तो शायद उतना इजी नहीं हो पाता, लेकिन कंसोल के थ्रू वो चीज हमें समझ में आती है। यहां पर ऑपरेटर्स के नाम से मैं एक फाइल बनाऊंगा .htm, और मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूं स्क्रिप्ट src = operaturs.js, और इसी नाम की मैं एक JS फाइल भी बना लेता हूँ। उसके लिए मैं कॉपी करता हूँ, ये मेरी JS की फाइल भी बन गई। ओके, जब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं, और बड़े अच्छे ऑपरेटर्स होते हैं। जिसके अंदर हम बात करें ऑपरेटर्स की तो हमारे पास प्लस, माइनस, डिवाइड, इसके बाद हमारे पास होता है मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास बॉड मास के लिए ब्रैकेट्स का भी हमारे पास आ रहा होता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन इसके पास कुछ और ऑपरेटर्स होते हैं जो कि थोड़े से अलग हैं।
जिसमें प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू और डिवीजन इक्वल टू है, ठीक है ना। ये 4-5 ऑपरेटर्स जो है ये सबसे पहले सॉल्व होते हैं, देन फिर हमारे पास दूसरी चीजें सॉल्व होती है, और इनकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है जब हम मैन्युअली कर रहे होते हैं, बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक चीज हमारे पास प्लस प्लस और माइनस माइनस में आती है पोस्ट, और एक चीज आती है हमारे पास प्री। जब हम यूनरी ऑपरेटर की बात करते हैं, जिसको हम यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि है उसमें हमारे पास एक होती है प्री इंक्रीमेंट और एक होती है हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है ना। ये चीज समटाइम जब हम मैनुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें बड़ा कंफ्यूज करती है, और स्पेशली उस वक्त जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो। लेट्स से मैंने कहा a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। मैंने कहा b बराबर हो जाए a प्लस प्लस के प्लस 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 b के प्लस सॉरी a के प्लस b प्लस प्लस के प्लस 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 b के। अब ये बहुत सिंपल सी चीज है देखने में, बट जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें प्री और पोस्ट दोनों आती है। ये जो चीज है ये कहलाती है पोस्ट ऑपरेटर, और ये वाली चीज कहलाती है प्री ऑपरेटर। यानी डबल प्लस जिसके अंदर बाद में लगा होता है वो हमारा कहलाता है पोस्ट, और डबल प्लस इसमें पहले लगा होता है वो कहलाता है हमारा प्री। जब हम बात करते हैं प्री पोस्ट की, इसका मतलब ये है कि ये उस वक्त चलेगी, प्री पोस्ट का कॉन्सेप्ट उस वक्त आएगा जब उसकी वैल्यू किसी तीसरे या किसी दूसरे वेरिएबल में जा रही हो। लाइक अगर मैं सिंपल a प्लस प्लस कर रहा हूं तो यहाँ पे प्री पोस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो a के अंदर स्टोर हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट जब मैं कहता हूं यहाँ पर b इक्वल टू a प्लस प्लस, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि ये प्री है या पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये इस वक्त पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर मैं कहता हूं b इक्वल टू प्लस प्लस a, ये कहलाता है हमारा प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि इसका असर अब आपके किसी दूसरे वेरिएबल पे जाए। तो यहां पर जब हम पोस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें होता है कि पहले a की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन होगी, देन a में वो चीज जाएगी। यहां पर a में पहले जाएगी और फिर वो वैल्यू जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन होगी, ठीक है। पहले हम इसको इजीली एक उसमें समझते हैं, देन फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, क्योंकि ये समटाइम मैन्युअली जब हम कैलकुलेशन करते हैं बहुत कंफ्यूज करते हैं। पोस्ट में याद रखिएगा अगर वो खुद के अंदर ही कर रहा है तो प्री पोस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अगर वो वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन होगी तब वहां पर पोस्ट और प्री का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, अगर मैं इस वक्त इस चीज को हटाऊं और मैं इसकी बात करूं तो इस वक्त बी में क्या वैल्यू स्टोर होगी? इस वक्त बी में वैल्यू क्या स्टोर होगी? सर 0 0 होगी, पक्का? चले कंसोल डॉट लॉग करके देख लेंगे हम, और बी कर दिया, और हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 0 होगी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या स्टोर होगी? इसके अंदर सर 1 हो जाएगी। इसके अंदर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 1 हो पक्का? जाएगी। जी पक्का? सर, जी सर। ओके, मैंने इसको सेव किया, मैंने चलाया, और मेरे पास वेरिएबल है ऑपरेटर्स का। मेरे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं मैं, और मैं आया कंसोल के अंदर, यहाँ पे 2 हो गई। अब देखें बड़ा कंफ्यूजन क्या हो गया ये। देखिए, जब मैंने आपको कहा यहाँ पर a की वैल्यू 0 थी तो वो 0 चले गई, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 हो चुकी है ना। a की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करता हूं a, और इधर भी मैं a करता हूं और इसको चलाता हूं, तो यहाँ पर b में 0 क्या, लेकिन a की वैल्यू 1 हो चुकी थी। फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस प्लस b हुआ, प्लस प्लस a हुआ, इसका मतलब है a में वैल्यू चले गई, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, और वो 2 की वैल्यू कहां चले गई? b में चले गई।
तो यहाँ पर एक चीज बहुत एहतियात करनी पड़ती है इसके अंदर पोस्ट ऑफ प्री में। मैंने आपको ये कहा, देखिए अगर वो सिंगल वेरिएबल में तो पोस्ट प्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके अंदर तो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी ही होगी, बट जब वो किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन करता है तब पोस्ट ऑफ प्री का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पर पोस्ट का कॉन्सेप्ट आया, शुरू में ए की वैल्यू 0 थी, वो चले गई बी की वैल्यू 0, लेकिन ए ने अपने अंदर भी तो इजाफा किया है ना, इजाफा तो किया ना, तो वो हो गया 1। दैट मीन ए की वैल्यू हो गई 1। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर प्री है क्योंकि मैं दूसरे वेरिएबल पर साइन कर रहा हूं, इसका मतलब है ए अपने अंदर पहले एक वैल्यू स्टोर करेगा। पहले 1 थी तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 2। जब वो 2 हो गई तो फिर वो बी को जाकर अपनी दूसरी वैल्यू दे रहा है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पर 2 हो गई है। ठीक है, अच्छा इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये चीज हो गई ग्रेट। अभी इस तक याद रखिएगा ए की वैल्यू क्या है 2 है और बी की वैल्यू भी इस वक्त क्या है 2 है। अब मैं कहता हूं बी प्लस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस ए प्लस 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 ए प्लस प्लस। अब मुझे बताएं बी की वैल्यू क्या होगी और ए की वैल्यू क्या होगी, और ऊपर तक ए और बी की वैल्यू 2 2 है। जी अरे आप सर हेलो Sir, analyzing sir. Just a moment. सर, हमें बोलते रहना जरूरी है ना, लगता है कि शायद मैं ही अकेला हूँ। नहीं सर, वी आर हियरिंग यू, बस माइक को क्लोज इसी वजह से किए हैं कि थोड़ा सा थॉरली एंड डीपली तरह चीजों को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लें। चले आपको आज एक तरीका और बता दूंगा कि माइक ऑन रखते हुए भी किस बैकग्राउंड का साउंड ना आए आपके सिस्टम से, तो वो क्या तरीके का यूज किया जा सकता है। That would be wonderful sir. That would be wonderful. We'll give you no issue. मेरे बैकग्राउंड से आपको इस वक्त नॉइजिंग आ रही है कोई? It's all clean. Nothing like that. कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए कि मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से नॉइजिंग खत्म हो जाती है। Right. मेरे बराबर में से बच्चे खेल रहे हैं। ओके जल्दी से बताएं सर, टाइम नहीं है। सर Okay, 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू 8 हो जाएगी और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू सर 7 होगी। ए की वैल्यू 7 होगी। चले हम इसको चेक करते हैं, और हमने चलाया बी की वैल्यू 16 होकर ए की वैल्यू 6 हो गई। चले अब हुआ कैसे इसको देखते हैं। यहां तक हमें पता चला ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम हो चुकी है 2। अब यहां पर आते हैं जरा हम, तो ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस ए का मतलब क्या है कि ए ने अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर ली 3, तो ये 3 गई। फिर वापस से यहाँ पर आया एक और ए के अंदर इजाफा हुआ, ए की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि ए की वैल्यू 4 हो गई है तो ये वाली जाएगी। फिर यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर क्योंकि पहले से 4 मौजूद है, ये 4 जाएगी, लेकिन ए ने अपने अंदर वैल्यू स्टोर कर ली है तो वो वैल्यू हो गई 5। अब फिर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आ गई वैल्यू स्टोर 5 की, लेकिन ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी है 6 हो चुकी है। तो यहाँ पर जब हम करते हैं 5 4 9 9 4 13 13 और 3 16, तो यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन होती है ना, देखो वो कैसे होती है कि यहाँ पर प्रोसेस होगा या ना होगा, वो वैल्यू आएगी और फिर ए अंदर इंक्रीमेंट करेगा या नहीं करेगा वो देखना है। ए के अंदर तो इंक्रीमेंट हो रही है चाहे कुछ भी करें, लेकिन इंक्रीमेंट के बाद वाली वैल्यू स्टोर करवानी है या उससे पहले वाली स्टोर करानी है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट के बाद वाली करानी है, तो ए की वैल्यू 2 थी तो इंक्रीमेंट के बाद वाली वैल्यू क्या होगी 3, ए की वैल्यू होगी 3। फिर यहाँ पर क्या है बाद वाली, यानी ए अपने अंदर इजाफा करेगा, 3 के बाद 1 आया तो 4 वाली वैल्यू जाएगी। यहाँ पर पहले वाली तो 4 थी वो जाएगी, और फिर ए ने अपने अंदर वैल्यू स्टोर की 1, यानी कि वो हो गई 5। बाद वाली या पहले वाली? पहले वाली 5 जाएगी और ए की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास बी की वैल्यू
और ए की वैल्यू क्या होगी 6 और 16 और 6। इसको हम और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिएगा इसके अंदर ही बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं जरा। मैं इस प्लस को मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मुझे बताएं इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी। अब क्या जाएगी वैल्यू? अब वैल्यू क्या जाएगी? क्या 3 4 4 5 ही जाएगी या डिफरेंट हो जाएगी? नहीं सर, क्योंकि डिफरेंट आ गया है, मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाएगा, उसके बाद एडिशन वाली चीज होगी, तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। नहीं, वैल्यू स्टोर यही होंगी, लेकिन बी में वैल्यू को डिफरेंट जाएगी। ए की वैल्यू 6 ही रहेगी। देखिए, यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होते हैं, तो ये चीज सबसे पहले सॉल्व हुई कि पहले वाली जाएगी या बाद वाली जाएगी, तो वैल्यू तो यही आ गई। फिर अब यहां पे देखा जाएगा ये ऑपरेटर को, तो 4 4 का 16, 16 प्लस 5 21, 21 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 24, 24 और 6। इसको चला के देखते हैं, 24 और 6। तो याद रखिएगा, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले यूनिरी ऑपरेटर सॉल्व होंगे, और यूनिरी ऑपरेटर अपने पास ये देखेगा कि मैं अपने पहले वाली वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए दूंगा या मैं अपने पास स्टोर कर वो वैल्यू को दूंगा। ये दो चीजें यूनिरी ऑपरेटर इसके अंदर देखता है। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, उससे इस वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनियरी ऑपरेटर पहले सॉल्व होंगे। जब ये वैल्यू आ गई, फिर इनके अंदर दरमियान कैलकुलेशन होगी कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। झगड़ा बाद में स्टार्ट होगा ये वाला। यूनियरी ऑपरेटर कहेगा आप लोग बाद में लड़ते रहना, पहले मैं अपनी वैल्यू देता हूं कि मेरे पास ये वैल्यू थी या ये वैल्यू होगी, उस पर आप सोचो कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। क्लियर है ये चीज? जी सर, यूनिनरी ऑपरेटर अपनी जी वैल्यू सेम रखेगा एनी हाउ। जी, वो सबसे पहले सॉल्व होता है। अच्छा अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज कर दूं, a मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2, अब क्या होगा? जल्दी बताएं। याद रखिएगा, कभी भी कैलकुलेशन होगी तो उसमें मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस इक्वल टू वो नहीं आ सकती, क्योंकि ये असाइनमेंट है। ठीक है, कैलकुलेशन में हमेशा प्लस प्लस और ए प्लस प्लस ए या ए प्लस प्लस इस तरह की चीजें आती है। ये असाइनमेंट है। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद दो से जो वैल्यू आ रही वो डाल दो। ये ए प्लस प्लस एक डालता है ना, वो उसी में डालता है, तो उसको मैं यूटिलाइज करता हूँ, क्योंकि सिंगल ऑपरेटर। यहाँ पर दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं असाइनमेंट के साथ भी, तो ये कभी भी इस तरह की प्लस और माइनस के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है सेपरेटली प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है कि जो भी ए की वैल्यू है उसको प्लस कर दो या उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, और फिर जो वैल्यू बनती है वो असाइन कर दो ए को। यानी कि Got सर वो it? जो आपने उस वक्त किया था, अगर वो हम रन करते तो वो एरर दे देता हमें उस वक्त, बिकॉज जी, वो वो सही एरर नहीं था। थी। जी, राइट याद रखिएगा एक चीज बहुत, मैंने यहाँ पर प्लस इक्वल टू किया और 2 जैसे ही आता है यहाँ पर उसने रेड कलर का साइन दे दिया मुझे। राइट राइट। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एज अ प्रोग्रामर देखनी और समझनी होंगी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कोई सवाल है तो पूछ लें। गॉट इट सर। यहाँ पर मेरे ख्याल में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारे 9 चैप्टर हमने लास्ट संडे को पढ़े थे, और उसमें हमने कुछ नई चीजें भी सीखी हैं होपफुली। अच्छा, एक कॉन्केटिनेट का रह गया। कॉन्केटिनेटेड कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दो चीजों को मिलाने का नाम है। अगर मैं बात करूं 1 + 1 इज कॉन्केटिनेशन। अगर मैं बात करूं a + b इज कॉन्केटिनेशन। अगर मैं बात करूं 1 + b दैट इज कॉन्केटिनेशन। बट इसके अंदर आपके पास एरर आ सकता है। अच्छा, इसको मैं कंसिडर लॉक करके देखता हूं।
1 प्लस बी किया मैंने। अच्छा इसमें मैंने अब आया, इसको चलाते हैं और ऑपरेटर्स में आते हैं। 1 बी आ गया, ये एरर नहीं दे रहा क्योंकि अच्छा मैंने डायरेक्टली नंबर लिखे तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बी स्ट्रिंग है, तो इसमें जो सबसे पहली चीज होती है जो सबसे बड़ा डेटा टाइप कास्ट होती है वो स्ट्रिंग की है। तो अगर आप नंबर के साथ स्ट्रिंग को कर रहे हो तो वो फौरन ही उसको जो है वो कास्ट स्ट्रिंग के अंदर करेगा। अगर मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग 1 प्लस 3 प्लस ए, अब मुझे बताया इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड वाले का क्या आएगा आंसर? 5A सर, 5A सॉरी 5A आएगा। चलो जी। इसको चला के देखते हैं, इसको क्या 5A आया। अच्छा 5A क्यों आया? अब सवाल ये अच्छा इसी को मैं अगर यूं करता हूं, बोले 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 इसको यहाँ पर 5A क्यों आया? सब उसने पहले अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए, फिर उसने स्ट्रिंग कॉन्टिनेशन किया। जी क्योंकि शुरू में ये सारे नंबर्स हैं तो यहाँ पर न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अच्छा अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस से चलाता हूँ, रिफ्रेश किया, अब मेरे पास A113 आया। क्यों A113 आया यहाँ पर? क्योंकि पहले स्ट्रिंग है तो ऑटोमेटिकली इसको पता है कि अब सारी चीजें टाइप कास्ट होंगी स्ट्रिंग के अगेंस्ट। तो स्ट्रिंग में A1 हुआ, फिर A11 हुआ, फिर A113 हुआ। अगर आप कंप्यूटेशन कर रहे हो दो चीजों का और उसमें दो मतलब डेटा टाइप है तो उसमें सबसे पहली वाली डेटा टाइप को देखता है, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और फिर आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि ये लेफ्ट से चल रही है चीजें तो पहले कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई, इसके बाद कॉन्टिन्यूट हुआ। और मे बी पॉसिबल आपके क्विज़ेस के अंदर ये चीज आ सकती है। अच्छा कंसोल डॉट लॉग करके हम एक और चीज देखते हैं। मैंने कहा 1 प्लस ट्रू प्लस फॉल्स प्लस 1, क्या आंसर आएगा? 1 true false 1 1 2 फर्स्ट 1, मैं इसको सरा चेक करता हूँ, मेरे पास 3 आ गया आंसर। हुई क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम बुलियन की बात करते हैं ट्रू फॉल्स तो वो 0 और 1 होता है। ट्रू इज 1 एंड फॉल्स इज 0। तो 1 प्लस 1 ट्रू, 2 प्लस 1 3, फॉल्स की वैल्यू 0 है तो वो 0 हो गई, ट्रू 1 होता है। अच्छा ये अगर सर मैं इसको इसका यूं करता हूँ, मतलब है कि एक बूलियंस पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे। जी बुलियन पे अर्थमेटिक हो सकते हैं 1 और 0 केस में। अच्छा अगर मैं कहता हूं ए प्लस ट्रू प्लस 1, अब क्या होगा? A11 यहाँ A2 पर है चलाया हमारे पास ए ट्रू 1, क्योंकि ये अब ट्रू बुलियन नहीं रहा, ये बन गया स्ट्रिंग। क्योंकि शुरू में मेरे पास पहला है स्ट्रिंग। टाइप कास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा इसी में आते हैं कंसोल डॉट लॉग। देखिए ये प्रैक्टिस करने से आएंगे आपके पास। ट्रू प्लस 1 प्लस ए, अब क्या वैल्यू आएगी? सर 2A 2 1 1 ए तो नहीं आएगी? रिफ्रेश किया 1 1 2 कह ए, रहा हूँ 2 है। हाँ जी 2 है 2 है। क्योंकि ये कैलकुलेशन हो गई। अच्छा हाँ जी अब हम जरा कैलकुलेशन देखते होगा। हैं, अब हम देखते हैं कंसोल डॉट लॉग ट्रू प्लस ए प्लस 1, चीज वही है, सिर्फ मैंने डायरेक्शन चेंज की है। क्या आंसर 1A1 आएगा? 1A1 ट्रू है 1A1, तो ट्रू ट्रू है A1। 1 सही है। अच्छा ट्रू A1 क्यों है? क्योंकि ये ट्रू था और ये इसके साथ कॉन्किनेट हुआ, क्योंकि बिल्कुल। ये डायरेक्टली इसके साथ कॉन्किनेट हो रहा है। तो ट्रू भी 1 की जगह क्या हो गया? वो स्ट्रिंग बन गया। ये चीजें आपके क्विज में आ सकती हैं, याद रखिएगा। अच्छा बिल्कुल इसी को सही मैं है। अगर कर देता हूं फॉल्स, अब क्या होगा? फॉल्स सिंपल A1 फॉल्स A1। अगर मैं यहां पर करता हूं
false plus true plus a plus 1, अब क्या होगा? जल्दी बताएं। 1A1 सॉरी, सर क्या होगा? false true A1. देखिए फॉल्स और प्लस ट्रू ये तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे पहले, क्योंकि शुरू की 2 है। इसको चलाते हैं तो 1A1, क्यों? क्योंकि फॉल्स ट्रू इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये सॉल्व हो गई तो ये 1 बन गया। सही है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये प्रैक्टिस करके समझनी होंगी चीजें, क्योंकि ये चीजें आपसे क्विज में पूछी जाएंगी जब आपका पेपर होगा। तो इस तरह की चीजें क्विज में यूनरी ऑपरेटर के साथ, तो आपको वहां पे मुख्तलिफ चीजों के साथ खेल के देखना पड़ेगा ताकि आप अपना काम कर सकें। यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ लें भी मुझसे। और प्रैक्टिस इस तरह से होती है हमेशा। ये बिल्कुल हो गया सर क्लियर। सर जी वो गिट पे कैसे अपलोड करनी है फाइल, वो अच्छा, तो थोड़ा देखिए आइडिया ये है मैंने सर। बना लिया, बहुत सिंपल सा तरीकेकार है। आप आएंगे गिटहब के ऊपर, गिटहब, क्योंकि मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट कैसे बनेंगे। आपकी एक HTML की फाइल होगी और एक आपकी फाइल होगी JS की। ये आपने बना लिया, JS आप की लॉग इन बिल्कुल। करेंगे। यहाँ पर आपने अपनी एक नई रिपोजिटरी बना दी, जैसे कि मैंने कहा JS रिवीजन सेशन, ये मेरी रिवीजन की ये बन गई सेशन। मेरे इसके अंदर होगा, पब्लिक रखूंगा मैं इसको। मैंने कहा रीडमी फाइल भी कर दो और क्रिएट रिपोजिटरी। ये मैंने एक रिपोजिटरी बना ली। गिटहब में डायरेक्ट भी कर सकते हो, गिट डेस्कटॉप को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है सर। उसके वीडियो लेक्चर आपके पोर्टल के ऊपर मौजूद है, वहां पे आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपको जो वो अपलोड करनी सारी चीजें, तो मैंने कहा ऐड फाइल या अपलोड फाइल। अपलोड फाइल। ठीक। अपलोड फाइल में आ गया और मैंने कहा चूज योर फाइल और शो कर दिया मैंने। और मैंने कहाँ बनाया हुआ है मुझे याद नहीं है फोल्डर, ये रही। ये यहाँ पर आकर मैंने ये सारी फाइलों को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया और ये सारी की सारी फाइलें अपलोड हो गई। तो ये गिटहब का पूरा चला गया। जब आपका ये हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपको एक्चुअली वो पूरा मिल जाएगा ना रिपोजिटरी का एड्रेस। ये आपका रिपोजिटरी जी का जी एड्रेस आ गया बिल्कुल। जिसके अंदर सारी फाइलें अपलोड होंगी। अच्छा, मैंने कमेंट की थी कि नहीं की थी? एक मिनट, कमेंट मैंने नहीं की थी आई थिंक। ओके, मैंने ऐसा नहीं डाला। यहाँ पर आ गए। अच्छा, मैं वापस से करता हूँ ऐड फाइल की अपलोड फाइल। मैंने बहुत जल्दी कर दी थी सिम ने। यहाँ से अपलोड कर दें सारी फाइलें। अब देन फिर जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो वो फाइल आपके पास। कमिट चेंजेस मैंने नहीं की थी, चले गई। कमिट चेंजेस, आफ्टर कमिट चेंजेस जो है वो प्रोसेस हो जाएंगी, तो आपको जो है वो आगे सारी फाइलें। अब आपका जो है वो ये गिटहब का हुआ है। अगर मैं इसको दूंगा आप लोग को, तो आप इस जगह पर आकर वो फाइलें उठा सकते हैं। तो आप एक्चुअली फिर अपने जो है वो फॉर्म के अंदर इस जो है वो गिटहब की URL को जो पोस्ट करके देंगे ताकि सर वो चेक कर सके। गॉट इट? ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। और ये सर डाउनलोड सर करनी हो तो ये जिप में होंगी सारी, एक ही फोल्डर में बननी हो तो? वो तो आप अलग ये अलग भी कर सकते हो और यहाँ कोड से पे आप कोड डायरेक्टली कर सकते हैं। कोड पे ठीक डाउनलोड हो जिप भी गया कर सर। सकते हैं, ओपन गिटहब डेस्कटॉप में भी कर सकते हैं। जी सर, कोई सवाल है? सर ये ना असाइनमेंट के मेरे रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा। जी बोले। सर वो एक क्वेश्चन है, उसमें मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सारा कुछ एक ही टास्क में एक ही क्वेश्चन में करना है हमने। तो ओके, सर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर रहा हूँ, तो वो सब कुछ एक ही दफा सॉल्व करके मुझे आंसर दे रहा है, तो उसकी जगह मैं एक क्या मिनट यूज में करूँ? ब्रेक लाइन को यूज कर सकते हैं, BR का टैग यूज कर सकते हैं आप। मैं देख लेता हूँ असाइनमेंट कौन सा है।
अच्छा, कौन सा असाइनमेंट है मुझे बता दें वो। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। मैंने तो अभी तक किया ही नहीं, अगर आप लोग का हो जाए तो मुझे भी भेज दीजिएगा ताकि मैं भी जमा करा दूं। अच्छा, 8 को सब्ट्रैक्शन करना है आपके पास क्या, 2 नंबर ले रहा है और वेरिएबल में शो कर रहा है। ओके, इसकी सिंपल सी मैं अगर आपको बताऊं तो मैं VS कोड खोल लेता हूँ, थोड़ा सा आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो आपको फाइल बनानी है, सही है ना, class.html, और उसके अंदर आपको ये कोड डाल देना है। फिर यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखनी है, और SRC कर दिया। अच्छा, मैं इसको जरा रिकॉर्ड नहीं करूंगा,